Hello, students, and welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur और आज हम बात करने जाएंगे अबाउट लोकल एनेस्थीसिया। अब ये जो टॉपिक है ये डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन एंड डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हमने एक प्रीवियस लेक्चर किया था ऑन टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया विल इंक्लूड जस्ट दैट टॉपिक इंक्लूडेड जस्ट इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया दैट आर एडमिनिस्टर्ड। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक एनेस्थीसियाज पे अलग अलग टॉपिक्स पे लेक्चर्स करेंगे। सो लोकल एनेस्थीसिया में हम बात करेंगे अबाउट क्या होता है लोकल एनेस्थीसिया, क्या ड्रग्स यूज होते हैं, फिर इनके क्या बेनिफिट्स हैं, हमारा क्या रोल है एज अ पैरामेडिकल स्टाफ इन दी ओटी व्हेन लोकल एनेस्थीसिया इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड। ठीक है। तो सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस इन एनेस्थीसिया एंड लोकल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थीसिया बेसिकली इज द रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यहाँ पे कॉन्शियसनेस लॉस नहीं हो रही है, सिर्फ सेंसेशन जा रही है और वो रिवर्सिबल है। अब हम जब लोकल एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो लोकलाइज्ड रिवर्सल ऑफ सेंसेशन होती है सिर्फ, पैरालिसिस नहीं होता। ठीक है, मसल रिलैक्सेशन मतलब क्या कहूँ, मसल पैरालिसिस नहीं होता उसमें, है ना। सिर्फ रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन होती जब हम लोकल एनेस्थीसिया की बात करें। अगर वही लोकल एनेस्थीसिया हम किसी नर्व पाथवे में देंगे तो वो नर्व ब्लॉक बन जाएगा। उस नर्व ब्लॉक में आपका रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन भी आएगी एंड साथ में मसल रिवर्सिबल लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ भी आएगा, मतलब मसल पैरालिसिस भी आएगा विच विल बी रिवर्सिबल, राइट। सो ये दोनों चीजें उसमें होंगी अगर वो नर्व पाथवे में जाएगा, तब उसको हम रीजनल एनेस्थीसिया कहते हैं। लेकिन जब हम एक इन जनरल लोकल एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी और इस लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द बॉडी विदाउट द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। अब इसमें जो ड्रग्स दिए जाते हैं या तो वो आप टॉपिकल देते हो या आप इंजेक्टेबल देते हो, दे विल कॉज अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ द सेंसरी परसेप्शन, स्पेशली बेसिकली पेन इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी। नाउ व्हेन, एज आई टोल्ड यू बिफोर, है ना, व्हेन इट इज यूज्ड ऑन अ स्पेसिफिक नर्व पाथवे तो नर्व ब्लॉक होएगा। Effects such as analgesia, that is loss of pain, and paralysis, that is loss of muscle power, will also be achieved in that. ठीक है। अब क्या होते हैं अलग अलग टेक्निक्स जहां पे आप लोकल एनेस्थेटिक ड्रग यूज कर रहे हो। एक हम देते हैं इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, क्या आपने इंजेक्ट करा, सो इंजेक्टिंग द लोकल एनेस्थेटिक सोल्यूशन इनटू द टिश्यूज सराउंडिंग द एरिया टू बी एनेस्थेटाइज्ड। फिर आप होता है सरफेस एनेस्थीसिया, जहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो उस एनेस्थेटिक को ऑन द स्किन और ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन। देन वी हैव न्यू नर्व ब्लॉक्स, जहां पे आप एक स्पेसिफिक नर्व की सेंसेशन को ब्लॉक कर रहे हो उसके पास में। एंड होता है न्यू एक्सेल एनेस्थीसिया, दैट इज बेसिकली लार्जर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए आप रीजनली एक पूरा एरिया ही सप्लाई का स्पाइनल कॉर्ड से ब्लॉक करते हो, न्यूरेक्सिया से ब्लॉक करते हो, है ना। अब जो नर्व ब्लॉक है और न्यूरेक्सियल एनेस्थीसिया, दिस बोथ आर बेसिकली इंक्लूडेड अंडर रीजनल एनेस्थीसिया। ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया की बात हम जब बात करते हैं तो इन जनरल हम सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया एंड सरफेस एनेस्थीसिया की बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जब कोई बोलता है कि लोकल में केस होना है या लोकल एनेस्थीसिया में केस होना है, तो दैट मीन्स आइदर एन इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया विल बी गिवन और अ सरफेस एनेस्थीसिया विल बी गिवन। ठीक है। नाउ व्हाट आर द यूजेस। हम लोकल एनेस्थीसिया जनरली यूज करते हैं जब डेंटल वर्क हो रही है, जैसे आपने देखा अगर दांत का कुछ कराते हैं तो वो लोकली वहां पे आपको इंजेक्ट कर देते हैं, तो उससे आपको वो उतना उतना एरिया सुन हो जाता है ना। सो डेंटल वर्क में, फाइलिंग्स, एक्सट्रैक्शन में, रूट कनाल में, कोई माइनर सर्जरी है, बायोप्सी लेनी है, सूचर करना है ना, उन सब में। पेन मैनेजमेंट के लिए भी नर्व ब्लॉक्स यूज किए जाते हैं एज ए लोकल। दैट इज अ लोकल बिकॉज आप सिर्फ उस पर्टिकुलर नर्व को के सेंसेशन को बंद कर रहे हो, उसके आप मसल लॉस, मसल पावर को लॉस नहीं कर रहे हो, है ना। यू नॉट कॉजिंग मसल पैरालिसिस, सिर्फ सेंसेशन को लॉस कर रहे हो, उसकी जो पेन है उसको रिड्यूस कर रहे हो। या टॉपिकल एप्लीकेशंस फॉर पेन और इचिंग। देन इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद सिडेशन। कभी कभी मैक जिसको हम बोलते हैं, हमने मैक पे भी लेक्चर भी किया हुआ है, तो मैक के लिए हम यूज करते हैं मॉनिटर एनेस्थीसिया केयर, है ना। उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप लोकल दे रहे हो और साथ में सिडेशन दे रहे हो, तो उससे आप जो छोटे मोटे प्रोसीजर्स या कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें आप पूरा एनेस्थीसिया न्यूरेक्सियल या जीए नहीं दे सकते हो, तो आप उनको थोड़ा सिडेशन देके साथ में लोकल एनेस्थीसिया देके प्रोसीजर कर लेते हो। ठीक है।
Now, very specifically, if we talk of different sites and the drugs that are used और किस पर्पस के लिए यूज होती है जनरली, तो जैसे आई इज वन वेरी कॉमन एरिया जहाँ पे लोकल में ही केस हो जाते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में। यहाँ पे जनरली टेट्राकेन या बिनॉक्सिनेट यूज किया जाता है जब हम टॉपिकल की बात कर रहे हैं, है ना। इंजेक्टेबल जो ब्लॉक लगेगा दैट विल बी डिफरेंट। जो आई में ब्लॉक लगता है जब कैटरेक्ट की सर्जरी होती है या कोई भी आई सर्जरीज हो रही है, तो वो सर्जरीज के टाइम पे आई ब्लॉक्स लगता है ना, और वाइटल ब्लॉक्स लगते हैं, तो दैट इज डिफरेंट। वहां पे जनरली लिग्नोकेन यूज किया जाता है, बट दैट इज अ काइंड ऑफ अ रीजनल ब्लॉक। बट अगर हम टॉपिकल एनेस्थीसिया की बात करेंगे इन आई, जो जैसे जो ड्रॉप्स डाले जाते हैं आंखों में, है ना, तो किस चीज के लिए होता है, जनरली टोनोमेट्री के लिए होता है। आजकल तो डिजिटल टोनोमेट्रीज टोनोमीटर्स आ गए हैं, तो आप बस वो खड़े होते हैं, वो हवा के प्रभाव से ही आपका वो प्रेशर वगैरह चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप पुराना देखोगे स्टाइल, तो उसमें दे यूज्ड टू हैव अ टोनोमीटर, जो आपके आई के ऊपर रखते थे, वो मैनुअल होता था। उसके डिफ्लेक्शन से दे यूज्ड टू सी कि हाँ भाई क्या प्रेशर है आई का। ठीक है, सो टोनोमेट्री या टोनोमेट्री की सर्जरी कुछ भी उससे रिलेटेड होगा, तो आप उसमें टेट्राकेन यूज करते हैं। इनफैक्ट इवन सर्जरीज में टेट्राकेन यूज किया जाता है लोकल लगाने के लिए ऊपर आई के। उसके अलावा ब्लॉक्स लगाए जाते हैं। देन नोज एंड ईयर्स में लिग्नोकेन दिया जाता है। कभी कभी छोटे मोटे अगर उसमें कुछ हम कई कई लोग जैसे सेप्टोप्लास्टी वगैरह लोकल में कर लेते हैं। कई लोग अगेन दिस कैन बी यूज आइदर एज ड्रॉप्स और एज आईवी, है ना, बोथ बोथ फॉर्म्स, इन्फिल्ट्रेशन एज वेल एज टॉपिकल। तो दिस कैन हेल्प इन reducing the pain in the lesions. One, it can reduce the अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस फ्रॉम दैट एरिया, या कई चीजें आप लोकल एनेस्थीसिया में ही कर पाते हो। फिर माउथ या थ्रोट में जनरली आप एज लोजेंजेस या एज अ रिंजिंग सोल्यूशन भी देते हैं, जिसे हम बोलते हैं गागल्स करने के लिए दिया जाता है, ताकि उतना एरिया जो है वो एनेस्थेटाइज हो जाए। जैसे स्टोमेटाइटिस में, सोर थ्रोट में, पेनफुल अल्सर्स हो तो उसके लिए भी दिया जाता है ना, क्रीम्स दी जाती हैं सो दैट यू कैन अप्लाई ऑन दोस अल्सर्स सो दैट देयर इज पेन रिडक्शन। फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, यहाँ पे जनरली स्प्रेज में यूज होता है। जैसे आप देखोगे ब्रोंकोस्कोपी वगैरह लोग करते हैं, तो उसमें दे स्प्रे एंड दे गो डाउन, तो इसीलिए वो पेशेंट को पेन नहीं होती। अगर आपने एंडोस्कोपी देखा होगा, जो अपर जीआई एंडोस्कोपीज होती हैं, उसमें भी जनरली पेशेंट्स को गागल्स दिए जाते हैं। दे होल्ड द गागल इन द माउथ, मतलब जो भर के मुंह भर के सोल्यूशन से उसको होल्ड करके रखते हैं वहां पे थोड़ा टाइम, बाद में उसको स्पिट आउट कर देते हैं बाहर। तो उससे क्या होता है, वो लोकल एरिया एनेस्थेटाइज हो जाता है। फिर जब वो स्कोप अंदर डालते हैं, वो साथ साथ में स्प्रे करते हुए अंदर जाते हैं, सो दैट वो स्प्रे से उतना एरिया साथ साथ में एनेस्थेटाइज हो जाएगा। तो कई दिस कैन बी यूज फॉर ब्रोंकोस्कोपी, दिस कैन बी यूज फॉर अपर जीआई स्कोपी, दिस कैन बी यूज फॉर इंट्यूबेशन टेक्निक्स, है ना। फिर आप टॉन्सिलेक्टमी वगैरह के लिए भी कई लोग यूज करते हैं। आजकल बहुत कॉमन नहीं है, बिकॉज आजकल जीए इज मोर प्रेफर्ड बाय पेशेंट्स। पेशेंट्स आर मोर स्कैर्ड, है ना, सो दे डोंट वांट टू रियली डू इट अंडर लोकल एनेस्थीसिया, तो ज्यादातर जनरल में हो जाता है, बट इट इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट इट कैन बी डन। फिर इसोफेगस स्टमक, जैसे मैंने आपको बताया था, अपार्ट फ्रॉम द प्रोसीजर जीआई स्कोपीज के अलावा गेस्ट्राइटिस में, इसोफेजाइटिस में, स्टमक अल्सर्स में भी कई बार जो आपको सिरप्स दिए जाते हैं उसमें लोकल एनेस्थीसिया होता है ना। जो आपने म्यूकेन जेल वगैरह सुना होगा, है ना, तो म्यूकेन जेल इज बेसिकली लिग्नोकेन जेल, सो दैट इज गोइंग टू कॉज एनेस्थीसिया ऑफ दैट एरिया। तो वो उतने में पेन रिडक्शन करेगा। एनेस्थीसिया मतलब ये नहीं कि वो सारा ही सेंसेशन चला जाएगा, डोसेज की मात्रा अलग होती है ना, उसके हिसाब से सिर्फ पेन सेंसेशन जाती है। देन इन अब्रेडेड स्किन, जैसे एज क्रीम, ऑइंटमेंट या डस्टिंग पाउडर, जब बहुत अल्सर्स होते हैं, बर्न्स होते हैं, उनमें उन क्रीम्स में लोकल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक ड्रग्स डाले जाते हैं सो दैट पेन रिडक्शन हो सके। कई बार इंटैक्ट स्किन में आईवी कैनुलेशन के लिए कई लोग बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं, वो नहीं करते हैं कैनुलेट। बच्चों में इंडिया में जनरली कम है, बट आउट ऑफ इंडिया आप अगर आप देखोगे तो दे विल ऑलवेज अप्लाई अ जेल एंड कीप इट अप्लाइड फॉर अबाउट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। फिर उसके बाद उसमें वो जो भी कैमरा लगाएंगे, है ना, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। वो जनरली एमला क्रीम्स आती हैं इस चीज के लिए, तो दोज आर लोकल एनेस्थेटिक क्रीम्स, तो दे हैव अ लोकल इफेक्ट ऑन दैट एरिया। उतना एरिया वो सुन हो जाता है, वो इंटैक्ट स्किन पे लगाया जाता है। अगर वहां पे अब्रेजन होगा तो नहीं लगाया जाता है, इंटैक्ट स्किन पे लगाया जाता है और उसको एनेस्थेटाइज किया जाता है फॉर आईवी कैनुलेशन एंड फॉर स्किन सर्जरीज। फिर यूरेथ्रा में डायलिटेशन करना हो, कैथेटराइजेशन आपने सुना होगा, लिग्नोकेन जेली से वो कर देते हैं ना, जेली लगाते हैं यूरेथ्रा में डालते हैं। फिर ही आप अगर कैथेटराइज भी कर रहे हैं पेशेंट को, तो ऑब्वियसली हम जेली लगा के करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स गोइंग टू मेक द पैसेज स्मूथ, इट्स गोइंग टू एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, उसके अलावा इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एनेस्थेटिक ओवर देयर, राइट। देन एनल कैनाल रेक्टम में अगेन फॉर डूइंग प्रोक्टोस्कोपी, पीआर के लिए, कभी बहुत पेनफुल पाइल्स होते हैं, तो इवन जो ऑइंटमेंट्स दी जाती है उनमें लिग्नोकेन जेल होती है, लिग्नोकेन होती है। एंड सम स्मॉल सर्जरीज, अगर वो टैग वगैरह रिमूवल है, तो कई बार कई लोग लोकल में ही उसको कर लेते हैं। ठीक है।
नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया? हमने देख लिया भाई इतनी जगहों पे लोकल एनेस्थीसिया यूज हो रहा है, तो उसका बेसिक बेनिफिट क्या है? पहली एक बेनिफिट है ऑब्वियसली देयर इज रिड्यूस रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि देखो जनरल एनेस्थीसिया नहीं हो रहा है, पेशेंट पूरा बेहोश नहीं हो रहा है, पेशेंट जगा हुआ है, कॉन्शियस है, उसका सिर्फ उतना के एरिया ही सुने है, उसकी सारी बॉडीली फंक्शन सही चल रहे हैं, ना उसके कार्डियक पे कोई इफेक्ट आ रहा है, ना उसके सीएनएस पे इफेक्ट आ रहा है, ना उसके रेस्पिरेशन पे इफेक्ट आ रहा है, और ना ही उसकी मोटर मूवमेंट्स पे इफेक्ट आ रहा है। सो दैट इज वाई उसके रिस्क भी कम होते हैं इफ डन इन द राइट वे। देन सेकेंड इज फास्टर रिकवरी, अगेन फॉर द सेम रीजन। देखो सिर्फ अगर मुझे सपोज यहाँ पे एक छोटा सा कोई मेरा लंप है उसको निकालना है, उतने के एरिया को मैंने सुन किया, तो मैं अपनी बाजू हिला भी सकती हूँ, मैं खा भी सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरी रिकवरी फास्टर होती है, मैं चल फिर पाती हूँ, सब कुछ कर पाती हूँ, है ना। तो द रिकवरी इज फास्टर, सो पेशेंट रिज्यूम्स नॉर्मल एक्टिविटीज अ लिटिल अर्लियर। इसके अलावा अवेयरनेस होती है, द मेन थिंग दैट ड्यूरिंग द प्रोसीजर देयर इज अवेयरनेस। अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपको खुद ही बता पाएगा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, क्यों? बिकॉज द पेशेंट इज अवेयर, पेशेंट इज कॉन्शियस एट दैट टाइम। तो वो आपको सॉरी इजिली बता पाएगा कि उसे कोई अगर मुश्किल आ रही हो तो, राइट। तो वो कम्युनिकेट कर सकता है उस चीज को। Now, in general, a very short description of what are the differences between general anesthesia and local anesthesia, right? तो जीए और लोकल में क्या फर्क है? एक तो हमें पता है कि कहाँ पे एक्ट करता है, द साइट ऑफ एक्शन। द साइट ऑफ एक्शन फॉर जनरल एनेस्थीसिया इज बेसिकली द सीएनएस, वो हमारे सीएनएस की डिप्रेशन करता है ना, हमारी बॉडी फंक्शंस डिप्रेस करता है। तो that is going to basically act on the central nervous system, whereas local anesthesia is going to act on the peripheral nerves, जो बिल्कुल nerve endings है actually। peripheral nerves की भी endings में, not exactly the peripheral nerve, but nerve endings पे वो act करता है और उससे वो anesthetize करता है। The area of body involved for general anesthesia is the whole body, whereas for local anesthesia only a restricted area is involved। कॉन्शियसनेस लॉस होती है जनरल में, लेकिन लोकल में अनऑल्टर्ड होती है, पेशेंट कॉन्शियस होता है। अब यही कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है यूसेज में? देखो जो जिन पेशेंट्स की पुअर जनरल कंडीशन है, पुअर हेल्थ है, उसमें हम जीए अवॉइड करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि ये ज्यादा रिस्की है, तो इसलिए वी डोंट वांट टू गिव जीए, बट लोकल बिकम सेफर इन दैट सिनेरियो। सिमिलरली अगर कोई नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट है, अभी नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट में आप लोकल नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वो आपको लगाने ही नहीं देगा, राइट। बिकॉज वो फिजिट करता रहेगा, उठता रहेगा, तो वो आपको लोकल में केस नहीं करना देगा। वहां पे आप चाहे सिडेशन में, मैक में या जीए में केस करना प्रेफर करेंगे। फिर अगर मेजर सर्जरी है तो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर टू डू इट अंडर जीए, नॉट अंडर लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, जनरली इट्स नॉट पॉसिबल टू डू मेजर सर्जरीज अंडर लोकल एनेस्थीसिया। देन कोई अगर माइनर सर्जरी है इसी हिसाब से, तो वो जनरली यू कैन गिव जीए, इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट, बट इट्स नॉट जनरली प्रेफर्ड अगेन फॉर द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। आप कहते हो कि लोकल में हो जाएगा तो हम जीए क्यों दें, पेशेंट को एक्स्ट्रा एनेस्थीसिया क्यों जाए, है ना। अगर पेशेंट जगह में ही कर सकता है तो व्हाई नॉट गिव जस्ट लोकल एनेस्थीसिया। सो इट इज प्रेफर्ड इन माइनर सर्जरीज। ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट लोकल एनेस्थीसिया पर से, है ना, कि लोकल एनेस्थीसिया क्या है, वो कहाँ यूज होता है, उसकी क्या बेनिफिट है। अब आते हैं कि इसमें हम कौन से ड्रग्स यूज करते हैं। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द ड्रग्स, बहुत डिटेलिंग में, बहुत उनके मैकेनिज्म्स में, उनके स्ट्रक्चर में इतना जाने की जरूरत नहीं होती है। बट हाँ, वो ड्रग्स कौन से यूज हो रहे हैं, उसकी बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, एंड उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, विच इज वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी यूज्ड ऑल थ्रू आउट, इवन न्यूरेक्सियल में ये यूज होता है। तो आपको बेसिक लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में कुछ थोड़ा पता होना चाहिए, राइट। सो व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स? लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स आर बेसिकली गोइंग टू एक्ट बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल्स। ठीक है, ये एक्ट करते हैं बाय इनहिबिशन ऑफ द फ्लो ऑफ सोडियम आयंस अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन्स, thus preventing ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल। देखो पेन कैसे ट्रांसमिट होने वाला है, जो नर्व एंडिंग है वहां से सोडियम आयंस रिलीज होते हैं, अगले साइड में जाते हैं और वो ट्रांसमिशन होती है, तो ये वो उस चीज को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब ये ब्लॉक हो जाते हैं सोडियम चैनल्स, तो वो ट्रांसमिशन, पेन ट्रांसमिशन आगे नहीं होती। ठीक है ना। इसके अलावा द लोकल एनेस्थेटिक ऑल्सो कॉजेज वेजोडाइलेटेशन, सो विच लीड्स टू द रैपिड डिफ्यूजन अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन, है ना, रिजल्टिंग इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो आप देखोगे आपने लोकल लगाया तो बड़ी जल्दी उसका इफेक्ट निकल भी जाता है ना। वो इस वजह से होता है क्योंकि वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जनरली होता है, बिकॉज वो लोकली लगाया जाता है, वो रैपिडली डिफ्यूज हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है वहां से। ओके, जब सिर्फ अकेले लगाए जाए। लेकिन अगर यही आप किसी वेजो कंस्ट्रिक्टर के साथ लगाते हो, जैसे एपिनेफ्रिन है, तो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स होते हैं जो, तो एपिनेफ्रिन के साथ अगर आप लोकल एनेस्थीसिया लगा रहे हो, तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड अब्जॉर्प्शन दोनों ही रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो उस वजह से इफेक्ट जल्दी आता है लेकिन ज्यादा समय तक रहता है, क्योंकि वो एनेस्थेटिक ड्रग वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा समय तक रहता है, इसीलिए।
और ये सिस्टमिक टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस करता है, ये ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होएगी तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग भी कम होएगी फिर। तो मेनी अ टाइम्स अलोंग विद जीए और अलोंग विद अदर रीजनल एनेस्थीसियाज आल्सो, स्पेशली इन जीए, कुछ एरियाज में साथ में लोकल इन्फिल्ट्रेशन की जाती है। इन्फिल्ट्रेशन करके फिर सर्जरी करते हैं। द होल रीजन इज दिस, है ना, कि उससे फिर ब्लीडिंग कम होएगी। देन a little about the use of vasoconstrictors। जैसे मैंने कहा कि sympathomimetic ड्रग्स होते हैं जो जनरली ऐड किए जाते हैं लोकल एनेस्थेटिक को, टू डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनेस्थेटिक फ्रॉम द इंजेक्शन साइड। एब्जॉर्प्शन मतलब कि वो आगे रिलीज होके आगे जो स्प्रेड होना है या आगे चला जाना है वो नहीं होगा। तो ये स्लोइंग एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, दिस रिड्यूसेस द सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, क्योंकि वो कम एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आपने स्किन के अंदर चला गया लेकिन स्किन से आगे ब्लड वेसल में जाने में, एब्जॉर्ब होने में इट्स गोइंग टेक टाइम, तो उसकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कम होगी। It will keep the contact with the nerve fibers for a longer time, obviously, and that therefore will increase the duration of action and it will have a faster action, क्योंकि ज्यादा ड्रग वहां पे ज्यादा समय तक पड़ा हुआ है, तो ज्यादा ड्रग है इसलिए एक्शन भी ज्यादा आएगा, मतलब जल्दी आएगा, एंड लंबा टाइम तक रहेगा बिकॉज वो इतनी जल्दी डिफ्यूज नहीं हो रहा है। ठीक है। इन सब में एपिनेफ्रिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग एज अ सिम्पथोमाइमेटिक, बिकॉज इसके अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक दोनों ही एक्शंस होते हैं इसीलिए। फिर आ जाता है क्या हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं, हम क्या प्रॉपर्टीज चाहते हैं एक लोकल एनेस्थेटिक में। देखो ऑब्वियसली हम चाहते हैं, यू कैन से इन अ वे व्हाट वुड बी द आइडियल लोकल एनेस्थेटिक, है ना, इट शुड बी नॉन इरिटेटिंग, कोई परमानेंट डैमेज नहीं करना चाहिए उसको, नर्व स्ट्रक्चर को, उसकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कम होनी चाहिए, इट शुड बी इफेक्टिव व्हेन इंजेक्टेड लोकली, द ऑनसेट ऑफ एक्शन शुड बी एज सुन एज पॉसिबल, और इतना लंबा एक्शन होना चाहिए, लॉन्ग इनफ सो एज टू अलाउ फॉर द प्लान सर्जरी। ठीक है, आपको जो सर्जरी करनी है उतने टाइम के लिए उसका इफेक्ट रहना चाहिए, तो आपको बार बार इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, तो वो एक इंजेक्शन से ही वो उतना टाइम निकाल ले। So these will be your desirable properties. Now, according to these properties and according to the surgery, you will use different anesthetics in different scenarios. इसीलिए जो हमने पिछला एक स्लाइड देखा था जहां पे हम देख रहे थे कि कौन से एरिया में कौन सा यूज कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि अलग अलग ड्रग्स लिखे हुए हैं वहां पे। कभी कोई कोई जगह के लिए कोई ड्रग है, कोई जगह के लिए कोई ड्रग है। तो देर आर डिफरेंट ड्रग्स डिपेंडिंग ऑन what is the surgery, depending on where it is being done and how you want to give it, whether it's infiltration, whether it's topical, उन सब के हिसाब से अलग अलग होगा। ठीक है। सो इन शॉर्ट अबाउट द क्लासिफिकेशन, बेसिक एक क्लासिफिकेशन होती है ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स एज अमाइड क्लास एंड एस्टर क्लास। सो अमाइड क्लास इंक्लूड्स ऑल द केन्स, है ना, सो लिग्नोकेन, प्रिलोकेन, ब्यूपिवाकेन, ड्यूपिकेन, बेपिवाकेन, इटोडिकेन एंड रोपीवाकेन। तो बहुत कॉमनली अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे लिग्नोकेन, ब्यूपिवाकेन और रोपीवाकेन, ये तीन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है। देन वी हैव एस्टर क्लास, इसमें कोकेन, प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन, बेंजोकेन, ये ज्यादा होते हैं। ठीक है। एंड द शॉर्टेस्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक इज क्लोरप्रोकेन। ओके। एंड द लॉन्गेस्ट इज डिब्यूकेन। अभी ये अगेन इज वन एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट एक्टिंग anesthetic drug and longest acting anesthetic drug। ठीक है। क्लोरप्रोकेन इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंड ड्यूबिकेन इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग। फिर अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इज अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन है, मीडियम ड्यूरेशन है या लॉन्ग ड्यूरेशन है। तो सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन हमने बोला प्रोकेन, है ना, प्रोकेन या क्लोरप्रोकेन, बोथ एक्चुअली बिन कम हियर। सो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन इज क्लोरप्रोकेन। क्लोरप्रोकेन इज अ you can say a little modification of procaine itself। ठीक है। देन मीडियम ड्यूरेशन आती है, दैट इज कोकेन, लिग्नोकेन, बिपिवाकेन एंड प्रिलोकेन। Longer duration of action is generally tetracaine, bupivacaine, etodicane, and ropivacaine. ठीक है, and obviously dubicane that we are saying is the longest acting. अब इसके अलावा इट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक एंड सरफेस एनेस्थेटिक। क्या इंजेक्टेबल में यूज कर सकते हो, क्या सरफेस में यूज कर सकते हो। अब उसमें भी देयर विल बी डिफरेंट वेरिएशंस। जैसे इंजेक्टेबल में यू विल हैव लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन, एंड हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन, जो हमने पिछले में बात करी सेम, है ना, वो इंजेक्टेबल की हमने बात करी कि लो पोटेंसी है, शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन है, जैसे क्लोरप्रोकेन एंड प्रोकेन। इंटरमीडिएट पोटेंसी है और ड्यूरेशन है जनरली लिग्नोकेन एंड प्रिलोकेन। हाई पोटेंसी है और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, दैट इज टेट्राकेन, ब्यूपिवाकेन, रोपिवाकेन, डिबुकेन। ठीक है। सरफेस एनेस्थेटिक में देयर विल बी टू, देयर विल बी आइदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल वाले जो होते हैं वो कोकेन, लिग्नोकेन, टेट्राकेन, बेंजिकेन होते हैं। बेंजोक्सिनेट है जो बेंजोकेन है, बेनॉक्सीनेट सॉरी। देन इनसॉल्युबल में बेंजोकेन आएगा, ब्यूटाइल अमाइनो बेंजोएट आएगा, ब्यूटाबेन एंड ऑक्सथेकेन आएगा। इनमें सबके नाम आपको पता होने की जरूरत नहीं होती है,
But yes, if you know at least one name in each, so it is good. Okay. नाउ व्हाट आर द कॉमनली यूज, जैसे मैंने आपको बताया कॉमनली आपका लिग्नोकेन, बुप्रोपिन एंड आजकल प्रोपिवाकेन इज वेरी कॉमनली यूज्ड. सो दीज थ्री ड्रग्स आर द मोर कॉमनेस्ट यूज्ड ड्रग्स इन लोकल एनेस्थीसिया. सो लिग्नोकेन इज एन अमाइड एनेस्थेटिक. फास्ट ड्यूरेशन ऑफ फास्ट ऑनसेट होता है और मॉडरेट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है. बुप्रोपिन जनरली लॉन्गर होता है, तो इसलिए जनरली नर्व ब्लॉक्स में या रीजनल एनेस्थीसिया में ज्यादा यूज किया जाता है. एग्जैक्टली लोकल एनेस्थीसिया में नहीं यूज करते अनलेस वी आर गिविंग लोकल एनेस्थीसिया फॉर पेन रिलीफ इन द पोस्ट ऑफ पीरियड. कि कई बार हम बोलते हैं लोकल इंजेक्ट कर रहे हैं इन द ऑन द सूचर लाइन ताकि पोस्ट ऑफ पेन ना हो, तो उसमें जनरली बुप्रोपिन काफी कॉमनली यूज होता है. इवन रुपिवाकेन वहां पे यूज होता है. ठीक है, एज ए लोकल एनेस्थेटिक. द कॉमन आर प्रिलोकेन, टेट्राकेन एंड प्रोपिवाकेन एज वी सेड. फिर आगे अलग अलग टेक्निक्स क्या है एडमिनिस्ट्रेशन की एंड क्या कंसिडरेशन होती है हमारी, है ना. एक हमें पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक है. एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक मतलब द इंसर्शन एंगल कैसा होएगा, एस्पिरेशन करनी है, अप्रोप्रिएट डेप्थ तक, हमने किस टिश्यू को एनेस्थेटाइज करना चाहते हैं. अगर हमें स्किन का ही करना है तो हमें बस स्किन और सबक्यूट टिश्यू को ही एनेस्थेटाइज करने की जरूरत है, हमें मसल तक जाने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर हमें मसल का कुछ करना है ना, सम पीपल ऑल्सो डू सम माइनर सर्जरीज, बोन सर्जरीज, कोई छोटा सा एक स्क्रू ही डालना है तो वो भी कई लोग लोकल में कर लेते हैं. तो वो बोन तक डीप जाके उसके पेरियोस्टियम में इंजेक्ट करके फिर बाहर तक इंजेक्ट करते हुए आते हैं, सो दैट दैट होल पाथ इज एनेस्थेटाइज. आपको अगर चेस्ट ट्यूब डालनी है, चेस्ट ट्यूब डालने के लिए आप वो पूरा एरिया, द मसल, द प्लूरा मसल एज वेल एज सबक्यूट एंड स्किन, ये सारा ही एनेस्थेटाइज करते हो, सो दैट जब आप वी आर गोइंग टू गो थ्रू दैट एरिया इन टू द चेस्ट कैविटी तो पेशेंट को पेन ना हो, है ना. तो इट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ, विल डिपेंड ऑन द प्रोसीजर कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज निकालनी है. एस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी लोकल एनेस्थेटिक देने से पहले हमेशा एस्पिरेट करके फिर देना है. अगर आपकी नीडल की पोजीशन चेंज हो रही है फॉर वट एवर रीजन, आइदर यू आर रिमूविंग और मूविंग अहेड और कमिंग बैक, या फिर आपसे हिल गया है, तब भी उसको पहले एस्पिरेट करिए, रिपीट, और फिर ही दीजिए. तो बार बार एस्पिरेट करके ही दिया जाता है. Why? Because you don't want to give it IV. IV दिया तो there will be toxicity and you might lose the patient. So you do not want to give any local anesthetic IV. It's not meant to give an injectable IV. Okay, injectable होता है infiltration anesthesia, not IV in anesthesia. ठीक है, IV नहीं दिया जाता कभी भी. एंड नीडल इंसर्शन एंगल, अगेन द एंगल विल डिपेंड ऑन द एरिया यू वांट टू गो. अगर आपको स्किन में जाना है तो आप बिल्कुल स्किन में जाके इंट्राडर्मल के हिसाब से फ्लैट जाके दोगे, है ना. अगर आपको सब क्यूट में जाना है तो आप 30 डिग्री पे जाओगे. मसल में जाना है तो 45 डिग्री पे या 90 डिग्री पे भी जा सकते हो. अगर और डीप जाना है तो बिल्कुल ही 90 डिग्री जाओगे आप, है ना. तो इट डिपेंड्स ऑन द एरिया वे यू वांट टू इंजेक्टेड. अकॉर्डिंग टू दैट द नीडल इंसर्शन एंगल विल बी राइट. Then you have dosage and dilution. और dosage and dilution has to be according to the body weight of the patient. तो पेशेंट का क्या बॉडी वेट है उसके हिसाब से डोसेजेस होती है. तो अगर हम लिग्नोकेन की डोसेज बोलते हैं तो अगर प्लेन लिग्नोकेन दे रहे हैं वो हम डेली 3 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं. एंड ब्यूपिवाकेन जो होता है वो हम 5 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं. अगर लिग्नोकेन विद एड्रेनालिन है तो वो हम 7 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं. ठीक है. देन वी हैव एडिटिव्स. एडिटिव्स हमने एक एडिटिव की बात ऑलरेडी कर ली, दैट इज वेजोकंस्ट्रिक्टर, दैट इज एपिनेफ्रिन की. ठीक है, ये प्रोलॉन्ग करेगा इफेक्ट को और ब्लीडिंग भी कम करेगा. उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है, सोडा बाइकार्ब डालते हैं अगेन फॉर फास्टर एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन. उसके अलावा ओपिएट्स डाले जाते हैं. ओपियोइड्स क्या होते हैं, जैसे ट्रेमाडोल लोग डालते हैं, नॉट रिकमेंडेड, बट ब्यूट्रम डालते हैं, ब्यूटॉर्फिनॉल डालते हैं, फिर मॉर्फिन डाल सकते हैं, दैट इज रिकमेंडेड, फेंटेनिल डालते हैं. ठीक है, सो ये सब जो ओपियोइड्स होते हैं अगेन इट विल इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. तो वो एक्शन के ड्यूरेशन को इंक्रीज करेगा, पेन रिलीफ ज्यादा करेगा, सो बेटर एनेस्थीसिया देगा. ठीक है. देन वी टॉक ऑफ द एडवर्स इफेक्ट. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अल्टीमेटली ये मेन एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि लोकल एनेस्थीसिया दिया, कहने को बहुत सिंपल चीज है लेकिन उसमें क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं ये पता होना चाहिए. सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट दैट यू नीड टू नो अबाउट इज सीएनएस, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन वन. Also common, why? Because lignocaine is the one which causes CNS side effects, है ना, most commonly. तो second चीज also कि अगर वो सही टाइम पे करा जाए तो it's also possible to manage this CNS complication. ठीक है. तो all local anesthetics are basically capable of producing a sequence of stimulation followed by depression. तो बेसिकली वो सीएनएस को पहले स्टिमुलेट करेंगे और फिर उसको डिप्रेस कर देंगे. दैट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एक्शन. ठीक है. तो द बेसिक एक्शन इज जो हम बोलते हैं वो न्यूरोनल इनिबिशन होती है. तो apparently a stimulation is seen initially and then followed by inhibition of the inhibitory neurons. वो इनिबिशन देखी जाती है बिकॉज ऑफ हाई डोसेस, है ना. तो इनिशियली क्या होता है कि जब एडवर्स इफेक्ट आती है, टॉक्सिसिटी आती है, तो जो
स्टिमुलेटरी हॉर्मोन्स थे उनको तो हम, सॉरी, स्टिमुलेटरी न्यूरॉन्स थे उनको तो हमने स्टॉप करा था बाय ब्लॉकिंग देयर सोडियम चैनल्स। बट जब इफेक्ट ज्यादा होएगा तो वो हर तरह के नर्व्स को ब्लॉक करेगा, तो वो इनहिबिटरी नर्व्स को भी ब्लॉक करेगा। तो जब इनहिबिटरी नर्व ब्लॉक होंगे तो क्या होगा, एक्साइटेटरी एक्शन हो जाएगा ना, उल्टा एक्शन होएगा, इनहिबिशन चली गई तो एक्साइटेशन होगी। एंड हायर डोसेस में टोटल इनहिबिशन हो जाती है, टोटल सब नर्व्स बंद हो जाते हैं, तो इनहिबिशन हो जाती है और फ्लैटनिंग हो जाती है ईईजी की, ठीक है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोकेन की बात करें, है ना, दिस इज ऑल्सो अब्यूज ड्रग। कोकेन इज ऑल्सो एन अब्यूज ड्रग, राइट, बट इट्स ऑल्सो अ लोकल एनेस्थेटिक। तो उससे क्या होता है, इफेक्ट ऑफ कोकेन क्या होगा, पहले एक यूफोरिया आएगा, एक हाई आएगा, एक्साइटमेंट होगी, फिर मेंटली कंफ्यूजन आती है, रेस्टलेसनेस आती है, ट्रेमर्स आते हैं, ट्विचिंग होती है मसल्स की, फिर कन्वर्जन होंगे, अनकॉन्शियसनेस होगी, फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा एंड अल्टीमेटली डेथ होगा। ये सब कुछ डोज डिपेंडेंट मैनर में होता है, कि जैसे जैसे डोज बढ़ेगी वैसे वैसे ये लेवल ऑफ चेंजेस आएंगे, यूफोरिया से लेकर डेथ तक, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि जो और ड्रग अब्यूज कर रहे थे कि भाई वो डेथ हो गई उसकी ड्रग ओवरडोज से, ड्रग ओवरडोज से कैसे हुई, ऐसे हुई, ठीक है। नाउ इसका अल्टीमेटली अगर हम हमारे ओटी में बात करेंगे, तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल लिग्नोकेन है, तो लिग्नोकेन आप दे रहे थे, आईवी चला गया, तो वो आईवी इंजेक्ट हो गया, उससे टॉक्सिसिटी एकदम से आ गई है, इट रीचेस द सीएनएस इमीडिएटली। या फिर आपने बहुत ज्यादा ड्रग का डोज दे दिया, उससे क्या होगा कि ज्यादा डोज से ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगी, अल्टीमेटली लेवल इन द ब्लड विल इंक्रीज, सो दैट विल ऑल्सो कॉज सीएनएस इफेक्ट्स। तो मोस्ट कॉमनली जो आप देखोगे, पेशेंट ट्विचिंग्स कंप्लेन करेगा, ट्रेमर्स कंप्लेन करेगा, जो पेशेंट बता पाएगा, है ना। ट्विचिंग, ट्रेमर्स, एक्साइटेशन भी होती है, कई बार एक्साइटमेंट हो जाता है, पेशेंट एक्साइटेड हो जाता है, बहुत बोलने लग जाता है, कंफ्यूजन में चला जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, फिर कई बार ट्रेमर्स एंड ट्विचिंग आती है, कईयों को सीजर्स आ जाते हैं। सो ये सब अलग अलग लेवल्स हैं। इनमें जनरली क्या होता है, आपने बेसिकली एक तो वेंटिलेटरी असिस्टेंस करना है, एबीसी का ध्यान रखना है ना, उसके अलावा आपको सीजर्स को कंट्रोल करना है। तो आप शॉर्ट एक्टिंग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स जनरली दिए जाते हैं इसके लिए, या बेंजोडाइजेपिन भी दिया जाता है। जो मोस्ट कॉमनली आप देखोगे ओटी में अगर दे रहे हैं, वन इज ऑब्वियसली डायजेपैम दैट इज गिवन फॉर सीजर्स। उसके अलावा बहुत कॉमनली ओटी में अगर आपको लगे कि पेशेंट एक्साइटेड हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक, तो मिडाजोलैम इज व्हाट इज जनरली गिवन, कि मिडाजोलैम देके वो एक बार काम हो जाता है पेशेंट, तो इफेक्ट उसका सीएनएस इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली एबीसी का ध्यान रखना इज वेरी वेरी एसेंशियल, बिकॉज दिस कैन रियली लीड ऑन टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फर्दर डेथ, ओके। नाउ द सेकंड एडवर्स इफेक्ट, मेजर एडवर्स इफेक्ट इज ऑफ द सीवीएस। ये जनरली हम ब्यूपीवाकेन के साथ देखते हैं, ब्यूपीवाकेन इज मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक। ये कार्डियक डिप्रेसेंट्स होते हैं, ठीक है, बट कन्वेंशनल डोसेस पे नहीं, जो रूटीन डोसेस देते हैं उस पे नहीं होता। जब ज्यादा डोज दोगे या अगर आईवी दे दोगे तो उससे सीवीएस इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो हाई डोसेस या आईवी इंजेक्शन पे द लोकल एनेस्थेटिक विल डिक्रीज द ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी एंड इन प्रोलॉन्ग द रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो क्या होगा, देखो एक्साइटेशन नहीं हो रही, ऑटोमेटिसिटी नहीं हो रही है, तो पंपिंग ही नहीं होगी, वो डायस्टोल में स्टॉप हो जाएगा ब्लड, हार्ट, सॉरी, डायस्टोल में स्टॉप हो जाएगा, हार्ट विल नॉट पंप, है ना। तो दिस इज मोस्ट कॉमनली सीन विद बुप्रियोकेन। एंड इसका ट्रीटमेंट जनरली लिपिड इमल्शंस होते हैं, 20% लिपिड इमल्शन दिया जाता है, बट अगेन नॉट वेरी कॉमनली अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द ओटीज ऑफ इंडिया। सो दैट इज वन रीजन वाई ब्यूपिवाकेन टॉक्सिसिटी से पेशेंट जनरली वापस नहीं आता। एक बार ब्यूपिवाकेन टॉक्सिसिटी हो गया, सीवियस टॉक्सिसिटी हो गया, तो पेशेंट का बचने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। इसीलिए इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, सी दीज बोथ मेजर इफेक्ट्स ऑन सीएनएस एंड सीवीएस आर द रीजंस व्हाई दे से कि लोकल एनेस्थीसिया इतना सिंपल एनेस्थीसिया नहीं है, इतना मतलब केयर फ्री वाला एनेस्थीसिया नहीं है। इनफैक्ट वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एनेस्थीसिया है, बिकॉज वहां पे there are more chances of complication as compared to other aspects, right? In such kind of complications, अगर high doses या toxicity में जाए तो, not in general, not at your conventional doses, not at your, if you have done it in the right way. अब ऑल्सो लोकल एनेस्थेटिक्स हैव अ क्विनिडीन लाइक एक्शन, है ना, कहीं जगह पे ये ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी या कॉन्ट्रैक्टिलिटी या कंडक्टिविटी जो हम कह रहे हैं वो रिड्यूस जो करता है, वो ऑल्सो हेल्पफुल होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ ड्रग जब इरिथमिया हो रहा होता है पेशेंट को। तो अगर पेशेंट को एरिथमिया हो रहा होगा, आपने देखा होगा कई बार ओटी में जाइलोकार्ड यूज किया जाता है, दैट इज बेसिकली लिग्नोकेन विच कैन बी गिवन आईवी, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ प्रेजर्वेटिव, तो आप उसको आईवी दे सकते हो उस लिग्नोकेन को। अब वो लिग्नोकेन जो होता है उसका अ, जो इफेक्ट है इट्स गोइंग टू बी द सेम, एक्शन तो उसने वही करना है ना। पर आपने जब वो आईवी
थोड़े डोज में, छोटे डोज में आईवी दिया है, उससे एंटी एरिथमिक एक्शन होता है, वो उसी में दिया जाएगा जिसको एरिथमिया हो रहा है ना। तो अगर किसी पेशेंट को एरिथमिया हो रहा है, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, एक्साइटेबिलिटी ऑफ द हार्ट ज्यादा है, तो उसमें हम कई बार आईवी लिग्नोकेन भी देते हैं। दैट इज अ नॉर्मल ऑथराइज ड्रग फॉर एंटी एरिथमिक, है ना। वीपीसीज हो रहे हैं पेशेंट को, कई बार आप देखोगे ओटी में लोग लिग्नोकेन देते हैं उस चीज के लिए। सो डोंट कंफ्यूज दिस थिंग। अगर हाई डोज में दोगे तो वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसको डिप्रेस कर देगा, टोटली डिप्रेस कर देगा। अगर आप ऑप्टिमल डोज में दोगे तो आप वो एंटी एरिथमिक की तरह एक्ट करेगा, वही चीज, ठीक है। देन इसके अलावा ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट होता है? ब्लड वेसल्स में इट विल कॉज अ फॉल इन बीपी, प्राइमरली ड्यू टू सिंपैथेटिक ब्लॉकेट। इन हायर डोसेज इट कॉजेज डायरेक्ट रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टीरियोलर एंड स्मूथ मसल। एंड टॉक्सिक डोसेज में एलेज जो है वो कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स कर देते हैं। Then you have local neurotoxicity. There is quad icona syndrome associated with continuous spinal anesthesia. Locally neurotoxic हो सकता है कभी कभी, जिनको continuous spinal anesthesia दिया जाता है उनमें। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, दिस इज समथिंग कैन हैपन विद एनी ड्रग, राइट। किसी भी ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। कभी कभी किसी को लोकल टिश्यू स्वेलिंग भी हो जाती है, टिश्यू इरिटेशन या स्वेलिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। नाउ व्हाट विल यू डू टू प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी, है ना। पहली चीज आपने पता करना है अबाउट हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। सेकेंड चीज जो काफी कॉमनली होनी चाहिए, बहुत जगहों पे नहीं भी होती है, इज बाय गिविंग अ ड्रग पैच, है ना, जो हम टेस्ट करते हैं, एलर्जी टेस्ट करते हैं। तो जनरली सब इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस टिश्यू में थोड़ा सा 0.1 ml ड्रग इंजेक्ट करके आप चेक करते हो कि कोई वो रिएक्शन तो नहीं हो रहा है वहां पे, जैसे आईली एंटीबायोटिक्स के लिए भी होना चाहिए, है ना। तो दैट इज वन थिंग यू कैन डू टू चेक, वन टू चेक फॉर एलर्जी, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, एंड दूसरा एलर्जन टेस्ट करके। देन अगेन कॉशन इन केस ऑफ लिवर डैमेज है, कोई किसी को कार्डियक इशू है, उसमें कॉशन रखना। प्रॉपर साइट आपको पता होना चाहिए, आपको कहाँ इंजेक्ट करना है, कहीं पे भी बस इंजेक्ट नहीं करे जाना है ना। तो प्रॉपर नॉलेज ऑफ द नर्व कोर्स इज इंपॉर्टेंट। देन गिव द मिनिमल इफेक्टिव डोज दैट इज रिक्वायर्ड। ऐसे नहीं कि बस डोज दे ही जानी, है ना। जितना इफेक्टिव मिनिमल डोज की जरूरत से वो हो सकता है उतना मिनिमल डोज दीजिए। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड द मैक्सिमम डोज। फिर आपने ये ध्यान रखना है कि आईवी इंजेक्ट ना हो वो, है ना। ऑब्वियसली आपको एस्पिरेट कर करके देना है। देने के बाद आपको वेट करना है कि उसका एक्शन आवे, उसके बाद ही आप कुछ करें। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम के ये फैक्ट कि एक्शन आना चाहिए, ऑल्सो टू चेक कि कहीं टॉक्सिसिटी तो नहीं हुई, है ना, कि पेशेंट को कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है उससे। तो यू हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट्स फेस। सबसे कॉमन ना, सबसे पहले पेशेंट आपको बोलेगा कि फेस पे ट्विचिंग फील हो रही है। जब लोकल टॉक्सिसिटी होती है ना, सीएनएस का फर्स्ट साइन होता है फेस पे ट्विचिंग होना। दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ सीएनएस टॉक्सिसिटी। सो ट्विचिंग, एक्साइटमेंट एंड पल्स फॉर टेकिकार्डिया। देन ऑब्जर्व फॉर पोस्ट ऑप एलर्जिक रिएक्शंस, कईयों को डिलेड एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। एंड अवॉइड फूड इनटेक एटलीस्ट 6 hours prior to anesthesia. Now again, this is one thing which many people don't know and don't follow also. But even for local anesthesia, ideally 6 घंटे की फास्टिंग इज एसेंशियल। Why? क्योंकि आप लोकल एनेस्थीसिया दोगे, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है ये, तो there is a chance that patient can aspirate, right? That is why they generally say कि प्री ऑप जो फास्टिंग स्टेटस है वो लोकल में भी उतना ही होता है as when you compare it with the other kind of anesthesia. ठीक है। Now we come to the last part of this lecture, that is the role of OT staff. As an OT staff, what is your role? आपको क्या करना है ना। ये सब नॉलेज तो होना चाहिए, बट करना क्या है। तो प्री ऑपरेटिव में फर्स्ट थिंग क्या कर रहे हो आप? पहले तो आप चेकिंग कर रहे हो एंड सेटिंग अप ऑफ ऑल नेसेसरी एनेस्थीसिया मशीन एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। लोकल में केस होना है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेरिंगोस्कोप की जरूरत नहीं है, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है, ट्यूब की जरूरत नहीं है, नो, ड्रग्स की जरूरत नहीं है। सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए वहां पे, रेडी होना चाहिए, सो एज टू कि अगर बाई चांस कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, कोई भी इशू आता है, तो आप उसको इमीडिएटली टैकल कर सकें। देन टू प्रिपेयर फॉर आईवी ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन equipment, ensuring the availability of emergency drugs and resuscitation equipment, including the lipid emulsion for local anesthetic systemic toxicity, अगर अवेलेबल है तो, है ना, मोस्टली नहीं होता है। असिस्टिंग विद पेशेंट कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर एंड हेल्पिंग टू मैनेज द पेशेंट्स एंग्जाइटी। तो ऑब्वियसली पेशेंट को काउंसिल करना कि क्या होना है, कैसे होना है, ये भी एक पार्ट एज अ रोल ऑफ ओटी स्टाफ आता है। फिर इंट्रा ऑपरेटिवली आप क्या करते हो? आप मॉनिटरिंग करते हो सबसे पहले तो, ऑब्वियसली ईसीजी मॉनिटर करोगे, बीपी मॉनिटर करोगे, पल्स ऑक्सीमेट्री, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करोगे, कंटिन्यूसली वाइटल साइंस देखते रहोगे। फिर आप असिस्ट करोगे फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया एंड पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट,
डिपेंडिंग आपको कहाँ पर क्या करना है उसके हिसाब से. Collecting and analyzing blood samples in case needed, and assisting in maintaining a safe and sterile environment. Okay. पोस्ट ऑपरेटिव में आपने क्या करना है, असिस्टिंग इन ट्रांसफर ऑफ टू द पोस्ट ऑप केयर, दैट इज रिकवरी रूम में, वहां पे मॉनिटर करना एंड टू चेक फॉर एनी डिलेड एलर्जिक रिएक्शन, then monitoring and documenting the events in the post-operative area. And obviously, you will play a key role in detection and reporting of any adverse effects or complications, as I said earlier. ठीक है. So this is all about local anesthesia. Very simple topic, a small one, very important one, very practical one. आपको बहुत काम आएगा ये topic. So I hope you have understood it. In case you have any queries, please don't hesitate and ask in the questions in the comment box below. Don't forget to subscribe to the channel. Don't forget to like the video if you have understood the topic. And till we meet in the next class. Bye bye. Have a nice day.